हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जैक अपडेट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का मॉडल सेट जो आया है टर्म 2 के लिए, उसका सेट 2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आप सभी को सेट 1 का सॉल्यूशन दे दिया है, जिसमें आप सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और हम लोग फाइनली इसमें केवल हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो है कि इसमें हम लोग पूरा एकदम डिटेल में जानते हैं। जैसा कि आप सभी को सेट 1 में पता होगा कि हिंदी मीडियम में ही मैं केवल आप सभी को समझाता हूँ, जो भी हो हिंदी मीडियम के लिए वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अखिलेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं जैक अपडेट यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आपको सबसे पहले सेट 2 का जो सॉल्यूशन है, सेट 1 का सॉल्यूशन अगर अभी तक आप सभी ने नहीं देखा है तो सेट 1 का सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, क्योंकि सेट 2 में उससे मिलते जुलते बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि सेट 1 में मैंने आप सभी को हल करके दिखाया है। तो चलिए, आज का क्लास 12 का सब है और सब्जेक्ट है फिजिक्स। सेट 2 है, फुल मार्क्स 35 है, समय है 1.5 घंटा और ये टर्म 2 मॉडल सेट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको मैं बता दूं, निर्देश तो ज़्यादा पढ़ करके मैं नहीं बताता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। इसमें आपको 3 सेक्शन में प्रश्न दिए हुए हैं। सेक्शन ए में 7 प्रश्न, सेक्शन बी में 7 प्रश्न, सेक्शन सी में 5 प्रश्न। तो सेक्शन ए में आपको 7 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको 5 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। सेक्शन बी में भी आपको 7 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 5 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। और सेक्शन सी में आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, पर उसमें 3 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। सेक्शन ए में 1 नंबर के प्रश्न है, सेक्शन बी में 3 नंबर के प्रश्न है और सेक्शन सी में 5 नंबर के प्रश्न है। तो चलिए हम लोग फाइनली क्वेश्चन के ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, संधारित्र प्रतिघात को परिभाषित करें। तो इसका डिफिनेशन लिखना है संधारित्र प्रतिघात का। तो मैं आपको दिखाता हूँ डिफिनेशन। यहाँ पे देखिए सेक्शन ए वाला का उत्तर, विशुद्ध संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे संधारित्र प्रतिघात कहते हैं। संधारित्र प्रतिघात किसको कहते हैं? जो विशुद्ध संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे संधारित्र प्रतिघात कहते हैं। संधारित्र प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, क्योंकि ये 1 नंबर का प्रश्न है, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, चाहे यहाँ पे भी पूछ सकता है कि संधारित्र प्रतिघात का मात्रक बताइए। अगर आप लोग को पता रहेगा तो आप लोग लिख देंगे, नहीं पता रहेगा तो नहीं लिखिएगा। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता भी दिया कि इसका मात्रक ओम होता है संधारित्र प्रतिघात का। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो अभी मैं आज सभी को समझा रहा हूं, जो भी सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना है, वहां पे आपको सॉल्यूशन के साथ एक लिंक मिलेगा, वहां पे लिखा हुआ होगा जैक बोर्ड क्लास 12th टर्म 2 फिजिक्स सेट 2 सॉल्यूशन इन हिंदी पीडीएफ। तो आपको उसको लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, वो पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्शन होगा। और पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा? तो पासवर्ड आज की इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। कभी भी कहीं भी मैं पासवर्ड आपको बता सकता हूं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, तभी आप सभी को पासवर्ड मिलेगा। वरना फिर आप बोलेगो कमेंट में कि पासवर्ड क्या है, पासवर्ड क्या है। तो मैं पासवर्ड बताने वाला हूं कि इसी वीडियो में। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। पहला क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन हो गया। संधारित्र प्रतिघात का परिभाषा पूछ रहा था, तो उसका मैं आपको डिफिनेशन दिखा दिया। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आवृत्ति के साथ प्रेरकीय प्रतिघात की भिन्नता को ग्राफीय रूप से दिखाएं। पिछले बार भी सेट 1 में भी ऐसा ही ग्राफीय के लिए एक प्रश्न था, जो कि सेट 1 में था। दूसरा क्वेश्चन नंबर प्रेरकीय प्रतिघात से रिलेटेड, और इसमें भी है आवृत्ति के साथ प्रेरकीय प्रतिघात का जो ग्राफ है उसको आपको दिखाना है। तो देखिए क्या है प्रेरकीय प्रतिघात का ग्राफ आवृत्ति के साथ। ये पूरा स्ट्रेट है, और जो यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है यहाँ पे भी स्ट्रेट है। जो पिछले बार हम लोग डायग्राम बनाए थे सेट 1 के लिए, वहां पे एक्स-सी था और यहाँ पे आपको एक्सेल है। तो देखिए एक्सेल बराबर ओमेगा एल और एक्स-एल बराबर 2πf, क्योंकि ओमेगा हम लोग 2πf भी लिख सकते हैं ओमेगा को, तो 2πfl, और जो एक्सेल समानुपाती हो जाएगा एफ के। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का, वो हम लोग देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, एंड गेट की सत्यता सारणी लिखिए। इसमें आपको एंड गेट की सत्यता सारणी लिखना है। सेट 1 में हम लोग देखे थे नैंड गेट और ओर गेट का सत्यता सारणी, जो कि सेक्शन बी में प्रश्न था, 1 नंबर के लिए 2 ठो, तो वो हम लोग देख चुके थे। और इसमें कि कौन सा गेट है? एंड गेट। तो एंड गेट का देखिए हम लोग सत्यता सारणी देख लेते हैं। देखिए कोई भी गेट हो, उसका सत्यता सारणी के लिए जो इनपुट होता है वो सेम रहता है, चाहे एंड गेट हो, चाहे और गेट हो, चाहे
नैंड गेट हो, सभी के लिए जो सत्यता सारणी में इनपुट होता है वो समान होता है, ए बराबर 0 0 1 1 और बी बराबर 0 1 0 1, पर आउटपुट जो होता है आउटपुट सभी का भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए एंड गेट में आउटपुट क्या होगा, अगर 2 0 रहे तो 1 0 हो जाएगा आउटपुट में, अगर 1 0 रहे तो भी 1 0 आउटपुट में हो जाएगा, और अगर 2 1 रहे तो 1 1 हो जाता है आउटपुट में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 0 बराबर 1 0, 1 0 यहाँ पे है तो भी यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 1 0 है तो भी यहाँ पे 1 0, और यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। ये जो है कि सत्यता सारणी का एंड गेट का नियम है। और नैंड गेट और गेट का अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेट 1 का लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो पहले आप लोग वो देख लीजिए, उसमें आपको बताया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कार्यफलन और देहली आवृत्ति के साथ के बीच संबंध को लिखिए। कार्यफलन और देहली आवृत्ति के बीच के संबंध को लिखना है अगला प्रश्न में। तो देखिए यहाँ पे हम उत्तर लिखे हैं, देखिए फाई नोट बराबर एच म्यू नोट, जो फाई नोट होता है वो कार्य फलन को प्रदर्शित करता है, और जो एच म्यू नोट होता है वो देहली आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये कुछ नहीं था, क्योंकि सेक्शन ए में 1 नंबर के प्रश्न है तो सभी छोटा छोटा आंसर होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 5 नंबर में, हवा से कांच में जाने पर पराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति कैसे बदल जाए, यानी कि जो पराबैंगनी प्रकाश हवा से कांच में जाता है तो उसका आवृत्ति कैसे बदल जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, हवा से कांच में जाने पर पराबैंगनी प्रकाश की जो आवृत्ति है नहीं बदलती है। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा लिख दिया हूँ केवल कि आवृत्ति नहीं बदलती है। तो हवा से कांच में जाने पर पराबैंगनी प्रकाश की क्या बदलती है, तो चाल बदलती है और तरंगदैर्घ्य बदलती है। मैं यहाँ पे आपको बता भी दिया हूँ कि क्या बदलती है और क्या नहीं बदलती। आवृत्ति नहीं बदलती है और चाल और तरंगदैर्घ्य बदलती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन है स्थिर व्यतिकरण के लिए कोई एक शर्त लिखना है। स्थिर व्यतिकरण के लिए आपको यहाँ पे 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 बोला गया है, अगर 3 नंबर का प्रश्न रहता तो 3 भी बोल दिया जा सकता है। तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो देखिए आंसर में मैंने आपको 4 शर्त लिखा है, क्योंकि अगर इसको 3 नंबर में पूछ दिया तो आप लोग को 1 पता रहेगा तो आप 1 ही ना लिखेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 4 लिख दिया हूँ। तो देखिए पहला क्या है उस शर्त व्यतिकरण के लिए, तो देखिए व्यतिकरण यहाँ पे है, स्थिर व्यतिकरण के लिए पहला शर्त क्या है, दोनों तरंगे की आयाम समान हो। और देखिए दूसरा है दोनों तरंगे एक ही दिशा में सरल रेखा में गमन करे, अर्थात दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे को अत्यंत निकट हो। और तीसरा है दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण यानी कि पतला हो। और चौथा है दोनों प्रकाश स्रोत लगातार प्रकाश की उत्सर्जन करें। यहाँ पे 2 बार की लिखा गया तो 1 बार काट लीजिएगा आप लोग इसको कॉपी में नोट करेंगे तो 1 बार ही की लिखना है, यहाँ पे गलत से मुझसे लिखा गया है कि। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको 4 बता दिया गया, आप किसी एक को भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 ही बोला गया था। आप लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें ज्यादा लिखने में, 1 अगर आपको बोला गया है तो 1 ही लिखिएगा, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो निरोधी विभव का मान निकालना, यानी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा दिया हुआ है और इसका निरोधी विभव का मान निकालना। हम लोग पिछले सेट 1 में एक समीकरण टाइप पे था, उसको हम लोग न्यूमेरिकल था, और उसमें हम लोग अधिकतम गतिज ऊर्जा भी निकाले थे, निरोधी विभव भी निकाले थे, और एक शायद कुछ और था, मैं आपको बताऊंगा नहीं। आप लोग अगर सेट 1 नहीं देखे हैं तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि सेट 1 देख लीजिए, आपको सेट 1 से रिलेटेड सेट 2 में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा आप सभी को दिया हुआ है और निरोधी विभव का मान निकालना है। तो गतिज ऊर्जा बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं सेट 1 में, क्या होता है, तो सेट 1 में सूत्र हम लोग पढ़े थे, गतिज ऊर्जा बराबर के मैक्स इंटू ईवी नोट। के क्या होता है, के होता है गतिज ऊर्जा, और जो मैक्स है, मैक्स उच्चतम अधिकतम यहाँ पे बताया गया है, अधिकतम गतिज ऊर्जा तो अधिकतम के लिए मैक्सिमम होता है और न्यूनतम के लिए मिनिमम होता है। तो मैक्सिमम अधिकतम के लिए लगा हुआ है, और के माने गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर ईवी नोट है, फार्मूला होता है। तो देखिए हम लोग को गतिज ऊर्जा कितना दिया हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ईवी नोट। तो जो ई और इलेक्ट्रॉन कट गया, इस ये भी ई और ये भी, तो 5 वोल्ट बराबर वी नोट बचा, तो वी नोट बराबर हम लोग 5 वोल्ट लिख दिए। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सेक्शन ए में, सॉरी सेक्शन ए यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग सेक्शन बी में बढ़ते हैं। सेक्शन बी में देखिए प्रश्न क्या है, सेक्शन बी का प्रश्न में बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल जैक अपडेट पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करा दिया गया है सेट 1 का। तो देखिए इंग्लिश कोर का सेट 1 का सॉल्यूशन करा दिया गया है,
फिजिक्स का सेट 1 का सॉल्यूशन करा दिया गया, जिस पर कि आप सभी का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। और देखिए इकोनॉमिक्स का भी सेट 1 का सॉल्यूशन आप सभी को करा दिया गया है। अगर आप सभी ने नहीं देखा, आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो देख लीजिएगा। हिंदी मीडियम में जो भी आपको सब्जेक्ट, इंग्लिश जो है इंग्लिश तो इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही आपको मिलेगा। तो देखिए बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी भी मैं करा दिया हूँ सेट 1 का, वो भी हिंदी मीडियम में। केमिस्ट्री भी करा दिया हूँ, वो भी सेट 1 का हिंदी मीडियम में। और सेट 2 का बायोलॉजी भी बहुत जल्द मैं मतलब कराने वाला हूँ सॉल्यूशन, और केमिस्ट्री का भी। और जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का भी सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया हूँ, सेट 1 का और सेट 2 का। और सेट 3 का भी बहुत जल्दी मैं सेंड करने वाला हूँ। अभी सेट 3 का सॉल्यूशन नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक मैंने सेंड नहीं किया है। तो जैसे ही सेट 3 का सॉल्यूशन हो जाएगा मैं आप सभी को सेंड कर दूंगा। पर मैथमेटिक्स का सेट 1 और सेट 2 अवेलेबल है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप सर्च में टाइप कर सकते हैं @जैक अपडेट, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे आपको जैकपुर से जुड़ी कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले और सबसे आगे अपडेट किया जाता है। तो देखिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है सेक्शन बी में? सेक्शन बी में देखिए 7 प्रश्न है, जो कि मैं आपको बता दिया हूं। तो क्या बार बार बताऊं, आप सभी को भी बोरिंग लगेगा कि एक ही चीज बार बार बता रहे। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने हल नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 9 को हल किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है क्रांतिक कोण को परिभाषित करें, यानी कि क्रांतिक कोण का परिभाषा लिखना है, यानी डिफिनेशन लिखना है। तो देखिए क्रांतिक कोण का डिफिनेशन क्या होता है? देखिए यहाँ पे आपको सेक्शन बी में 3 खंड में प्रश्न मिलेंगे। जैसे कि 9 है ना, 9 में ए बी सी करके प्रश्न मिलेंगे। अगर ए का हल करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, बी का हल करते हैं तो 1 नंबर दिया जाएगा, सी का हल करते हैं तो 1 नंबर दिया जाएगा। ऐसे आपको खंड बाई खंड मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ए लिख करके उत्तर लिख दिया है। क्रांतिक कोण का डिफिनेशन देखिए क्या होगा हिंदी में। सघन माध्यम के उस आपतन कोण को जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। अब देखिए सेक्शन बी में 9 प्रश्न का बी क्या है? क्रांतिक कोण के लिए व्यंजक लिखिए। इसके लिए व्यंजक आपको लिखना है क्रांतिक कोण के लिए। देखिए क्रांतिक कोण के लिए व्यंजक क्या होगा? n बराबर 1/sin c। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सेक्शन हाली बुला रहा है। देखिए 9 प्रश्न का सी जो है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक शर्त लिखना है। आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कितने शर्त लिखने हैं? 1, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए हम यहाँ पे 2 लिख दिए, आपको जो मन हो आप लिख सकते हैं। देखिए पहला है प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहला शर्त। और दूसरा शर्त है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ऊर्जा बैंड के आधार पर सुचालक, कुचालक और अर्धचालक के बीच भेद करना। अब यहाँ पे भी 1-1 नंबर दिया गया है, क्योंकि अगर आप सुचालक में भेद करेंगे, सुचालक का अंतर मतलब लिखिएगा तो 1 नंबर दिया जाएगा, कुचालक का अंतर लिखिएगा तो 1 नंबर, और अर्धचालक का अंतर लिखिएगा तो 1 नंबर। और साथ में आपको डायग्राम भी बना देना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने सोल्व किया है, आंसर लिखा है। तो देखिए एक तरफ मैंने सुचालक लिख दिया है, एक तरफ कुचालक लिखा और एक तरफ अर्धचालक। तो यहाँ पे देखिए सुचालक में पहला क्या होगा? 1-1 ही आपको लिखना है, क्योंकि 1-1 नंबर का प्रश्न है। तो मैंने यहाँ पे आपको 3-3 लिख के बता दिया है। तो आप लोग को समझने के लिए यहाँ पे आप लोग अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो आप लोग 1-1 लिख दीजिएगा, और साथ ही डायग्राम जरूर बनाइएगा, तो अभी आपको 1 नंबर दिया जाए। तो देखिए सुचालक के लिए पहला क्या होगा? इनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है, सुचालक में। और कुचालक, इनमें आवेशों का प्रवाह संभव नहीं है। और अर्धचालक, इनमें चालकता चालकों से कम और कुचालकों से अधिक होता है। दूसरा क्या है? सुचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाती है और चालकता घट जाती है सुचालक में। और कुचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम हो जाती है, यानी कि घट जाती है, और चालकता बढ़ जाती है, यानी कि कुछ सुचालक का उल्टा कुचालक में हो गया। और अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर केवल प्रतिरोधकता कम हो जाती है। अब देखिए उदाहरण क्या है सुचालक का? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। और देखिए कुचालक क्या है? उदाहरण कुचालक का कागज, कांच, एबोनाइट का छड़, रबर आदि। अर्धचालक सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। जिसमें ज्यादा करंट पास हो उसको सुचालक कहते हैं, जिसमें करंट पास ना हो उसको कुचालक कहते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत करंट पास हो उसको अर्धचालक कहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है। तो देखिए अब इसका हम लोग डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में क्या है? देखिए डायग्राम, कुचालक का डायग्राम, एक तरफ है चालन बैंड और एक तरफ है संयोजी बैंड।
चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की दूरी को ईजी कहते हैं। तो इन सब की दूरी अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो उसको हम लोग कुचालक कहते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो चालन बैंड और संयोजी बैंड की दूरी तो उसको हम लोग चालक कहते हैं। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो उसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की दूरी को। तो आसान भाषा में हम लोग समझे, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो उसको हम लोग कुचालक कहेंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो तो उसको चालक कहेंगे या फिर सुचालक। और देखिए जिसमें अगर कम हो जाए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बीच की दूरी तो अर्धचालक, दूरी कम हो तो अर्धचालक, दूरी बराबर हो तो चालक, और दूरी ज्यादा हो तो कुचालक। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला एलसीआर परिपथ के लिए फेजर आरेख आरेखित करना, यानी कि फेजर डायग्राम बनाना है आपको। तो मैं आपको दिखाता हूं प्रश्न। सॉरी, तो यहाँ पे देखिए पहला का उत्तर। यहाँ पे आपको अगर फेजर आरेख जो डायग्राम बनता है, अगर सच को तो ऐसे देखिए पहले बनता है। मैंने आपको समझाने के लिए, एक तरफ देखिए VL रहता है, VR रहता है, VC। तो हमको 2 स्थिति में बनाना है फेजर आरेख डायग्राम। VL बड़ा हो VC से और दूसरा में VC बड़ा हो VL से। तो VL बड़ा हो VC से तो ये डायग्राम बनेगा VL माइनस VC, और जो VC है VL से बड़ा हो तो VC माइनस VL का डायग्राम बनेगा। दोनों आपको बनाना है, तभी आपको यहाँ पे 1 नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। श्रृंखला एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा के लिए व्यंजक लिखना है। आपको यहाँ पे व्यंजक लिखना है। तो देखिए एलसीआर परिपथ के लिए व्यंजक क्या होगा। तो 2 बार हम लोग यहाँ पे फेजर डायग्राम निकाले तो दोनों को लिखना होगा। तो XL बड़ा हो XC से तो फॉर्मूला होता है, यानी कि व्यंजक होता है Z बराबर √XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और अगर XC बड़ा हो XL से तो Z बराबर √XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। अब देखिए अगला क्या है C, 11 का C। श्रृंखला एलसीआर परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच फेज अंतर क्या होगा। तो धारा और वोल्टेज के बीच फेज अंतर, यानी वो अंतर पूछ रहा है। तो देखिए अंतर क्या होगा, -π/2 से लेकर π/2 तक का अंतर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। अगला प्रश्न है 12 नंबर। तो 12 नंबर को मैंने सॉल्व नहीं किया, 13 नंबर को सॉल्व किया। तो 13 नंबर पे क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है दिष्टकारी क्या है, यानी कि दिष्टकारी का आपका परिभाषा लिखना है। 1 नंबर का प्रश्न है दिष्टकारी क्या है। देखिए दिष्टकारी का उत्तर क्या होगा। ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर दे उसे दिष्टकारी कहते हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर दे उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, आवृत्ति 60 हर्ट्ज के एक ऐसी इनपुट सिग्नल हो तो अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दिष्टकारी द्वारा दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो प्रत्येक मामले में आउटपुट आवृत्ति निकाल, क्योंकि 60 हर्ट्ज की आवृत्ति आपको दिया हुआ है ऐसे इनपुट सिग्नल का, और उसमें आपको अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग के लिए आउटपुट निकालना है। तो देखिए मैं आपको पहले मैं समझाता हूँ और यहीं पे मैं आपको आंसर भी। देखिए पहला का आंसर हो जाएगा 60 हर्ट्ज। अब 60 हर्ट्ज क्यों होगा, देखिए हम लोग को इनपुट कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो इनपुट अगर x रहे तो अर्ध तरंग के लिए आउटपुट भी x ही रहता है। तो हम लोग को इनपुट 60 दिया हुआ है तो अर्ध तरंग के लिए x, यानी कि 60 दिया हुआ है तो यहाँ पे भी आउटपुट 60 होगा। तो हम लोग को 60 दिया हुआ था तो 60 हो गया। अब 120 से कैसे है, अगर इनपुट x दिया हो तो पूर्ण तरंग के लिए 2x हो जाता है, यानी कि x में 2x से गुना हो जाता है पूर्ण तरंग के लिए, और अर्ध तरंग के लिए सेम टू सेम रहता है। तो अब पूर्ण तरंग में देखिए x दिया हुआ था इनपुट हम लोग को, तो यहाँ पे हम 2x लिख दिए। तो हम लोग का जो इनपुट कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो पूर्ण तरंग के लिए हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो 60 दूनी 120 हर्ट्ज। ये सिंपल सा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, न्यूमेरिकल दिया हुआ है। 2 छिद्र 1 मिलीमीटर की दूरी पर बने हैं और उसके सामने एक स्क्रीन 1 मीटर दूर रखा गया है। जब 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के नीले हरे रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, पृथक्करण या चौड़ाई कुछ भी। तो फ्रिंज की चौड़ाई हम लोग को निकालना है। तो देखिए हम निकाले, आपको समझाते हैं। दूरी d 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। किस चीज का दूरी दिया हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रश्न में। 1 मिलीमीटर, यहाँ पे देखिए 2 छिद्र 1 मिलीमीटर की दूरी पे, यानी कि छिद्र की दूरी कितना है, 1 मिलीमीटर है।
तो छिद्र की दूरी जो है उसको हम लोग छोटा डी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा डी लिख दिया है। अब एक दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्यों लिख दिया 1 गुने 10 के पावर माइनस 3 मीटर, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिलीमीटर में आपको दिया हुआ है, तो मिलीमीटर के हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए लिखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है mm से, यानी कि मिलीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर माइनस 3 से गुना करते हैं। अब तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 गुने 10 के पावर माइनस 3 मीटर, यहाँ पे 1 मिलीमीटर था। तो अब देखिए दूसरा में पर्दे से दूरी कितना प्रश्न दिया हुआ है और उसके सामने एक स्क्रीन 1 मीटर दूर रखा गया है। जो स्क्रीन है, स्क्रीन का दूर कितना है 1 मीटर दूरी है पर स्क्रीन है। तो स्क्रीन का दूरी, यहाँ पे मैं पर्दा लिखता हूँ, सॉरी स्क्रीन की दूरी लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन आप लोग कर दीजिएगा अगर कॉपी में आप लोग इसको नोट करेंगे तो स्क्रीन की दूरी को हम लोग बड़ा डी से प्रदर्शित करते हैं। जो छिद्र की दूरी है उसको हम लोग छोटा डी से, और जो स्क्रीन की दूरी है उसको हम लोग बड़ा डी से प्रदर्शित करते हैं, जो कि 1 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग इसको तो मीटर में नहीं बदलेंगे क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग का क्या तरंगदैर्घ्य कितना दिया हुआ है, 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य भी दिया हुआ है। तो देखिए 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो कितना दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य 500 नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम लोग 10 के पावर माइनस 9 से गुना करते हैं, तो 500 गुने 10 के पावर माइनस 9 मीटर, यानी कि जो दूरी था छिद्र की दूरी को भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दिए। पर्दे की दूरी तो मीटर में दिया हुआ है और तरंगदैर्घ्य को भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो देखिए फ्रिंज की चौड़ाई बराबर सूत्र होता है, फ्रिंज की चौड़ाई को हम लोग बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो बीटा यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई बराबर सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, तरंगदैर्घ्य गुने पर्दे से दूरी, सॉरी बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी। तो हम लोग लेमडा की किसको तरंगदैर्घ्य के लिए लेमडा लिखे हैं, बड़ा डी पर्दे से दूरी के लिए लिखे हैं, और डी जो है वो छिद्र की दूरी के लिए। तो लेमडा हम लोग का कितना है, यानी कि तरंगदैर्घ्य 500 नैनोमीटर गुने 10 के पावर माइनस 9 मीटर। तो यहाँ पे मैंने उसको लिख दिया। अब देखिए डी, बड़ा डी कितना है 1 मीटर है, तो 1 मीटर गुना में कर दिया और बाई करके यानी भागा कर करके डी जो है डी कितना दिया हुआ है, डी हम लोग का क्या था, छिद्र की दूरी था, तो 1 नैनोमीटर था, तो 1 मिलीमीटर था, तो इसको हम लोग की मीटर में कन्वर्ट किए थे तो 1 गुने 10 के पावर माइनस 3 मीटर आया था। तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया। अब इसके बाद इसका देखिए सॉल्यूशन किया, तो इसको सॉल्यूशन करने पर 500 गुने 10 के पावर माइनस 6 आया। तो इसको हम लोग 5 गुने 10 के पावर माइनस 4 भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 0.5 गुने 10 के पावर 3 मीटर भी लिख सकते हैं। अब ये जो मीटर है हम लोग नैनो मिलीमीटर से मीटर में बदलने के लिए गुना किए थे 10 के पावर माइनस 3 से। अब मीटर से हमको मिलीमीटर में बदलना है, तो हम इसको भागा कर देंगे तो 0.5 मिलीमीटर आ जाएगा आप लोग का आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो सेक्शन भी यहीं पे खत्म हो जाता है। सेक्शन सी अभी मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा, सेक्शन सॉरी सेट ए में भी मैं सेक्शन सी को सॉल्व नहीं किया था, और सेक्शन सी में भी सॉरी सेट 2 में भी सेक्शन सी का सॉल्यूशन नहीं करूंगा। सेक्शन सी के लिए मैं स्पेशल सेट 1 और सेट 2 के लिए वीडियो ला रहा हूं, जो कि बहुत जल्दी आप सभी को मिलेगा हमारे चैनल पे, तो आप लोग उसको देखना ना भूलिएगा। और मैं आप सभी को पीडीएफ का पासवर्ड बता दूं, पीडीएफ का पासवर्ड है 970, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्यूशन का पीडीएफ दिया हुआ है ना, इसका पासवर्ड आपको 970 है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल जैक अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पे जैक बोर्ड से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे आगे दिया जाता है, वो भी बिना कोई टाइम वेस्ट का। और आपको लोगों ने अभी तक सॉल्यूशन वीडियो नहीं देखा है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इकोनॉमिक्स का और इंग्लिश कोर का, बायोलॉजी का, तो आप सभी उसे भी देख ले, क्योंकि सारा चीज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। और आप लोग का जो एग्जाम है बहुत जल्द लिया जा सकता है। प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड न्यूज आया था, जो कि कल नहीं परसों आया था, जो कि आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि टेलीग्राम पे भी मैं कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आप सभी को, कोई भी न्यूज आए सबसे पहले अपडेट करता हूं, और साथ ही आप सभी से राय भी मतलब मांगता हूं। देखिए मैं कल ही एक पोल सेंड किया था कि क्लास 12 का फिजिक्स टर्म 2 का सेट 2 का सॉल्यूशन वीडियो चाहिए या नहीं, तो बहुत सारे लोगों ने चाहिए कि वोट को ज्यादा वोट किया चाहिए पोल को, तो मैंने उसमें आपको चाहिए इन लोगों ने बोला, तो इसलिए मैं सेट 2 का भी बना दिया। अब आप लोग को सेट 3 का वीडियो कब तक चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और आप सभी को कौन कौन सा सब्जेक्ट का और वीडियो चाहिए कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।